नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रग में है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1 ml सिरिंज, 1 ml की सिरिंज आती है, उसी को बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज। 1 ml सिरिंज या इंसुलिन सिरिंज के यूजेज क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो पहले देख लो, पहचाना सीख लो। ये है आपका 1 ml का सिरिंज, ठीक है। ये 1 ml का सिरिंज है, इंसुलिन सिरिंज है। इसमें लिखा है कि इंसुलिन यूज वंस एंड डिस्ट्रॉय, एक बार इंसुलिन यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसमें 1 ml में 40 यूनिट होते हैं, बना हुआ है 1 ml में 40 यूनिट होते हैं। तो ये इंसुलिन सिरिंज है या 1 ml सिरिंज है। अब इसके पूछते हैं रहेगा एग्जाम में क्या क्या यूजेज हैं। तो जैसे आपने एक मूवी देखी थी सिम्बा, तो सिम्बा की जगह सी होता है ना, के, किम्बा पढ़ लो। सिम्बा की जगह किम्बा। किम्बा के विटामिन के का इंजेक्शन देने में यूज होता है। इसका न्यूनेट में जब पैदा होता है, हर किसी को यूनिवर्सल विटामिन के का इंजेक्शन, तो विटामिन के का इंजेक्शन देने में। दूसरा है इंसुलिन इंजेक्शन देने में, नाम ही इंसुलिन सिरिंज है, ठीक है। तीसरा एम से एक मॉन्टुक्स टेस्ट होता है, मॉन्टुक्स टेस्ट, ये टीबी के लिए किया जाता है। टीबी के लिए मॉन्टुक्स टेस्ट या इसी को ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टुक्स टेस्ट में यूज होता है। बी से है बीसीजी का इंजेक्शन। बीसीजी का इंजेक्शन आपको पता होगा कि 0.05 ml दिया जाता है अगर 1 महीने से कम है। अगर 1 महीने से ज़्यादा है या 1 महीने का, तो 0.1 ml, 0.1 ml बोल रहे हैं, 0.05 ml, तो वो आप इसी से दे सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट एबीजी करा सकते हैं आप, इससे एबीजी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एबीजी में 0.5 ml से 1 ml ब्लड की जरूरत होती है, वो बात अलग है, 2-3 ml भेज देते हो गलती से। केवल 0.5 ml में एबीजी हो जाता है, बस क्लाट नहीं होना चाहिए। तो 1 ml है, तो इससे एबीजी भेज, इससे कितना भी भेजोगे 1 ml से ज़्यादा नहीं भेज पाओगे ना। तो इससे क्या हो, जो एबीजी में ब्लड वेस्टिंग होता है वो वेस्टिंग नहीं होगा, और 0.5 ml बड़े आराम से कर सकते हो। तो आपका किम्बा से याद रखेंगे विटामिन के इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन, मॉन्टुक्स टेस्ट में यूज करते हैं, बीसीजी वैक्सीन और एबीजी। वो कभी कभी पूछेंगे कि ट्यूबरकुलर या टीबी से रिलेटेड 1 ml इंसुलिन के 2 यूज, तो एक मॉन्टुक्स टेस्ट होगा, दूसरा बीसीजी। मैं वैक्सीन भी दे रहे हैं मॉन्टुक्स टेस्ट, तो ये 2 पूछ लेते हैं कभी कभी टीबी से रिलेटेड। अब ऐसे है, तुम्हें आता है, नाम याद है तो क्वेश्चन बड़े आराम से, टीबी से रिलेटेड 2 यूज क्या है, ठीक है। अब ब्लड से रिलेटेड पूछ लिए तो एबीजी बताना है, तो क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ 1 ml इंसुलिन का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मतलब जेआरस के लिए, ठीक है, एमडी कैंडिडेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड बात आते हैं। फ्लूइड में हम एक होता है आइसोलाइट पी। आइसोलाइट पी को शार्ट में हम लिख देते हैं आइसोपी, आइसोपी बोलते हैं। पूरा नाम होता है आइसोलाइट पी, शार्ट में हम आइसोपी लिखते हैं। हाँ, फ्लूइड की जो क्या ऑस्मोलैलिटी पूछी जाती है, तो इसकी ऑस्मोलैलिटी होती 3 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। 369, रफ फिगर में इसको कर लो, 370 हो जाएगा, ठीक है। 369 की एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू है। उसके बाद एक फ्लूइड होता है आरएल, ठीक है, आरएल जैसे। अब आरएल का भी ऑस्मोलैलिटी, तो आरएल की कितना लिखा है मैंने, 273, वो 373। अब इसको भी रफ वैल्यू एक लिख सकते हो, 270 लिख सकते हो। तो याद करने का आसान, आरएल का 273, उसका 370। अब वो तुम्हें एक कम कर लेना है, यहाँ 3 बढ़ा लेना, याद करने का तरीका, ठीक है। दूसरा इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यूज पूछा जाएगा और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आइसोलाइट पी में ध्यान देना 7 चीज़ें होती, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें होती हैं, जिसमें हम हायर टू लोअर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उसके बाद सोडियम होता है 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उसके बाद एसीटेट होता है 23, पोटेशियम 20, क्लोराइड 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होता है, फास्फेट 3 और मैग्नीशियम 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कंपोजिशन हो गया। आइसोलाइट पी का ऑस्मोलैलिटी हो गया, पूछा जाता है। कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट। अब इसके यूज क्या है, हमारे पास जो न्यूनेट होते हैं, न्यूनेट कोई भी न्यूनेट है, अगर उसका बर्थ ऑफ लाइफ 48 आवर्स हो गया, 48 आवर्स हो गया, तब सारे बच्चों, चाहे टर्म हो, प्री टर्म हो, एक्सट्रीम हो,
आइसोलाइट पी दिया जाता है। आइसोलाइट का मतलब जो आइसोलाइट इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। बिफोर 48 आवर्स हम D10 देते हैं या D5 देते हैं। अगर न्यूबॉर्न का वेट 1250 ग्राम से कम है, ठीक है, तो D5 देंगे। 1250 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो D10 देंगे पहले 48 घंटे। पहले 48 घंटे तक इलेक्ट्रोलाइट आइसोपी नहीं देते हैं क्योंकि किडनी कमज़ोर होती है बच्चे, किडनी फंक्शनल उतनी अच्छे से नहीं होती। अगर आइसोलाइट इलेक्ट्रोलाइट दो तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट सबसे प्रेशर किस पे डाले? किडनी। तो किडनी खराब होने के, किडनी का डैमेज होने का चांस रहेगा। इसलिए पहले 48 आवर्स में D5 या D10, वो डिपेंड करेगा 1250 से कम है, 1250 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेट, टर्म प्रीटर्म कुछ भी हो, 48 घंटे के बाद आपको अगर फ्लूइड देना है तो आइसोलाइट, वही लिखा मैंने, आफ्टर 48 आवर्स इन न्यूनेट। और दूसरा यूज क्या होता है? एक्सेसिव हाइपरनेट्रीमिया। किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरनेट्रीमिया है, वैसे हाइपरनेट्रीमिया के लिए क्या करते हैं? पहले फ्लूइड को 25% बढ़ा देंगे, फिर 50%। पहले 50%, मानो 100% फ्लूइड दें तो 125 कर देते हैं, 150 देते हैं, फिर N/2 D5 N/2 कर देंगे, N/4 कर देंगे। इस तरह से करते करते जाके हम कम करते हैं। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप देखो, इसको समझने के लिए यहाँ सोडियम कितना है? सिर्फ 25 है, 25 मिलीग्राम। अगर हम RL देंगे तो RL में देखो हमने लिखा है 131, अभी RL का कंपोजिशन। और अगर मैंने NS देखो, NS में कितना है? 154 है, 154 है ना। अगर हम इसको N/2 D5 या N/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 का आधा 77, ठीक है। अगर हम इसको N/4 कर देंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 37.5, ठीक है। 35 दूना 70 और 2.5 38.5 होगा, 38.5 होगा ना, ठीक है, 38 अगर हम इसको देखो N/4, अगर हम N/5 कर देंगे, N/5 D5, तो जाके कितना बनेगा? 31 के आसपास। 154 को 5 से तो 30 हो जाएगा। वैसे 4 एक और हो जाए, 4 हो जाएगा, ठीक है, 31 के आसपास। तो अगर हम N/5 कर रहे हैं तब भी इससे सोडियम ज़्यादा है। यहाँ तो 25 है ना, सोचो हम कितना कम है। NS का बजाय N/2 किया, 3 किया, 4 किया, 5, 6 कर देंगे तब जाके कम होगा। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरनेट्रीमिया है तो इसको यूज कर लो, सीधा सीधा इसमें 25 है, ठीक है। तो वही दूसरा मैंने लिखा है एक्सेसिव हाइपरनेट्रीमिया। हालांकि ये कंडीशन यूजुअली देखने को मिलती नहीं, बहुत कम है। तो आपके दो यूज का 48 आवर्स और न्यूनल और एक्सेसिव हाइपरनेट्रीमिया, कंपोजिशन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं RL। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लूइड जो है वो RL है, ठीक है। RL की ऑस्मोलिटी मैंने बताया 273 मिलीऑस्मोल पर लीटर, 270 याद कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें सोडियम 131 है, ठीक है। अब देखो इसमें परेशान नहीं होना, कहीं RL में, कहीं RL के कहीं लिखा रहेगा 130, कहीं 129, कहीं 131। सबसे ज़्यादा जो जगह दिया हुआ सबसे ज़्यादा वो 131 है। क्लोराइड 111, ठीक है। इसमें लैक्टेट होता है 29 मिलीक्यूलन पर लीटर, पोटेशियम 5 होता है और कैल्शियम जो होता है 3। सारे यूनिट मिलीक्यूलन पर लीटर में होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये RL हो गया। अब दूसरी चीज़ होता है RL का यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो निमोनिक याद करेंगे, बैड, B से बर्न का जो फ्लूइड होता है आपने पढ़ा होगा RL, जैसे 4 ml पर kg पर डे होता है, पर 24, 4 ml पर kg से करते हैं ना, इंटू 4 ml पर kg पर परसेंटेज बर्न, ठीक है। ये एडल्ट के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए 3 हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बर्न है तो चाहे चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो, सबके लिए 4 होता है, ठीक है। वैसे ओवरऑल पार्कलैंड फार्मूला पढ़े होगे ना, पार्कलैंड फार्मूला सर्जरी में पढ़ोगे, पार्कलैंड फार्मूला होता है वो 4 ml पर kg, एडल्ट के लिए हुआ था 3, रिसेंट चेंज होके 3 हो गया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो चाहे चिल्ड्रन हो उसमें भी 4 ही है, ठीक है। तो बर्न में यूज करते हैं पहला बर्न। दूसरा एक्यूट हेमरेज, किसी को कोई मेजर आर्टरी का इंजरी हुआ है, मेरा बहुत सारा ब्लड आ रहा है, तो उसमें शॉक तो होगा ही, ब्लड लॉस होगा, उसमें शॉक जो होगा उस शॉक के लिए हम
एनएस से बेटर आरएल होता है। वहाँ पे केवल एक ही शॉक कंडीशन, एक्यूट हेमोरेजिक शॉक के कारण अगर शॉक है तो वहाँ पे आरएल प्रेफर करते हैं। बाकी शॉक में क्या यूज करते हैं, एनएस यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन। दोनों आरएल भी यूज करते हैं लेकिन नॉर्मल सलाइन को प्रीफर किया जाता है। आरएल को क्यों नहीं प्रीफर किया जाता है अभी हम बताएंगे विथ लॉजिक। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट पढ़े होगा, हमने बताया था नो डिहाइड्रेशन में ओआरएस देते हैं, सम डिहाइड्रेशन में ओआरएस देते हैं 75 ml पर केजी 4 आवर्स के बीच में। लेकिन जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें आरएल देते हैं 100 ml पर केजी, ठीक है। वो वेट उसका देखते हैं, एज क्या है, ठीक है, 6 महीने से कम है, 6 महीने से ज़्यादा है, ठीक है। 3 घंटा और 1 घंटा और 5 घंटा और 30 मिनट और 2.5 घंटा, ठीक है। अगर ज़्यादा एज है तो कम समय में देंगे, और अगर एज कम है, 6 महीने से कम है, तो 5 घंटा 1 घंटा, टोटल 6 घंटा, टोटल 3 घंटा, वो आपको पता है। तो वहाँ पे बेसिकली हमें याद रखना क्या, आरएल। तो यहाँ हाई डिहाइड्रेशन नहीं, सीवियर डिहाइड्रेशन सही टर्म है, क्योंकि सम और नो डिहाइड्रेशन में तो ओआरएस कल पढ़ाए थे, ओआरएस देते थे। तो आपका यूज क्या करें, बैड याद करें, बैड से बर्न, एक्यूट हेमरेज और डिहाइड्रेशन, वो भी सीवियर, ठीक है। ये हो गया आरएल का यूज। अब आरएल का कंट्रा इंडिकेशन क्या है, लीवर डिस्फंक्शन। अगर किसी को लीवर डिजीज है, लीवर डिस्फंक्शन है, तो आरएल अवॉइड करना कंट्री इंडिकेशन। साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या है, अगर शॉक का पेशेंट है तो हमें अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस करा देता है। अब समझो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इसके आरएल के कंपोजिशन में एक चीज़ बताया, लैक्टेट, ठीक है। लैक्टेट ये क्या करता है, लैक्टेट जाएगा लीवर में, ध्यान देना, लैक्टेट गया लीवर में, लीवर में इसको लैक्टेट चेंज कर देता है बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में चेंज करके उसको क्या होता है, इसीलिए शॉक में आरएल क्यों देते हैं, वो जाके मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो जाके वो बाइकार्बोनेट में चेंज होगा लैक्टेट। बाइकार्बोनेट क्या है, एल्कलोसिस, ठीक है। बाइकार्बोनेट का हम क्या बताए थे, एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन में एक यूज था ना, तो एल्कलाइज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा पीएच। अब देखो दूर यहाँ पे क्या क्या हमने कहा, लीवर डिस्फंक्शन है। अब क्यों अभी लीवर डिस्फंक्शन, कंट्रा इंडिकेशन क्या, अगर लीवर डिस्फंक्शन तो क्या लैक्टेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि लीवर का ही काम है। अच्छा बताओ शॉक में क्या होता है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज आर्गन परफ्यूजन। अगर शॉक में डिक्रीज आर्गन परफ्यूजन है तो लीवर की ब्लड सप्लाई कर हुआ, लीवर कंप्रोमाइज, तो क्या लीवर वो जो काम अपना कर पाता था लैक्टेट को बाइकार्बोनेट कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं। और आपने शॉक में पढ़ा, और शॉक में ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा होता है, शॉक में लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा था, लीवर बाय आप दे रहे हो एसीटेट और लैक्टेट को कन्वर्ट, लैक्टिक एसिडोसिस और बढ़ गया, पहले से हो रहा था और आपने दिया आरएल दे के बढ़ा दिया, तो इंक्रीज लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्यों बोल रहे थे शॉक में आरएल को अवॉइड करना चाहिए, अनलेस वो एक्यूट हीमोरेजिक शॉक नहीं है। शॉक में देना क्या है, एनएस क्यों प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह लिखा रहेगा, आरएल भी दे सकते हैं, और दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड एनएस है। और आरएल को अवॉइड क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये बहुत कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। क्यों लिख दिया जाता है आरएल भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों प्रीफर एनएस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ एक ड्रॉबैक है, एक्यूट हेमोरेजिक शॉक में प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आरएल आपका हुआ। एक चीज़ हमने अम्बू में, जो अम्बू था, अम्बू में ध्यान देना, अम्बू वाले पार्ट में, अम्बू में क्या था, अम्बू में 3 चीज़ें। इनिशियल, जब अम्बू स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई बेंटी स्टार्ट किए, कोई सीपैप, तो उसकी एक इनिशियल सेटिंग होती है। तो जब हम अम्बू करेंगे तो इनिशियल सेटिंग एक होगी, उसके बाद हम बढ़ाते जाएंगे। तो उस अम्बू के लिए जो इनिशियल सेटिंग जो पीआईपी होता है वो 20 से 25 होता है। प्री टर्म है तो 20 से स्टार्ट करेंगे, टर्म है 25 से। पीप 5 होता है, ठीक है। रेट जो होता है 40 to 60 पर मिनट होता है। तो 3 पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अम्बू से कि इनिशियल सेटिंग क्या होगी, इनिशियल सेटिंग क्या होगी। तो पीआईपी 20 से 25 होगा, पी 5 होगा, रेट 40 to 60 पर मिनट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एनएस। मैंने आरएल पढ़ाया तो एनएस, ठीक है। एनएस में मैंने बताया सोडियम पोटेशियम और सोडियम और क्लोराइड होता है 154, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने एक चीज़ लिखा है इसको, एनएस को आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड है तो इसकी ऑस्मोलरिटी कोई बताएगा,
मैंने जो बताया आइसोटोनिक क्यों है, क्योंकि जो नॉर्मल प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी होती है वही इसकी ऑस्मोलरिटी होगी, तभी तो आइसोटोनिक है। मैंने नॉर्मल प्लाज्मा का बताया था 285 प्लस माइनस 10 275 से 295, तो इसका मतलब अब यहाँ हम लिखे नहीं, उसी के बीच होगा, ठीक है, तभी तो आइसोटोनिक है। हाँ, ये होता क्या है, 0.9% होता है, 0.9%, क्योंकि 3% NaCl भी आता है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक है। ये 0.9% होता है, इसको भी बताएंगे 3% NaCl हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब देखो इसका यूजेज कहाँ है, NS का सॉफ्ट फ्लूइड बोलर जो देते हैं सॉफ्ट में, वो देते हैं RL क्यों अवॉइड करते हैं, हम नीचे एक्सप्लेन किए हैं। डीके का जो फ्लूइड होता है, डीके का फ्लूइड अगर RBS 300 या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो हम यूज 300 से ऊपर है तो हम यूज करते हैं NS। 180 से 300 के बीच में है तो D5, 180 के नीचे है तो D10। जितना RBS कम होगा उतने ज़्यादा वो फ्लूइड देंगे ना, ताकि मेंटेन करें, ठीक है। तो अगर 300 के ऊपर है तो NS यूज करते हैं, ठीक है। 180 से 300 के बीच में D5 और 180 से कम है तो D10 यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ ड्रग्स, लगभग 70 to 80% जो ड्रग्स होती हैं हमारे पीडिया में डाइल्यूशन के लिए NS का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फिनेटोइन हुआ, वालप्रोएट हुआ, कोई एंटीबायोटिक हुआ, ये सब डाइल्यूट किस में किए जाते हैं, कोई आइनोट्राप हुआ, ठीक है, डोपा डोक्टा, ये सब डाइल्यूशन किस में किया जाता है, NS, क्योंकि आइसोटोनिक है इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसी में सारे डाइल्यूशन, तो इसलिए डाइल्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है। NRP में यूज किए थे, NRP में याद है किसी को, लास्ट में जब 10 ml पर kg से ADR दे दिए तब भी नहीं इफेक्ट आया, तो 10 ml पर kg से NS का बोलस देते थे, उसके बाद न्यूमोथेरेक्साइड और नीडिथ्रोकोन होते थे, तो NRP में भी यूज किए थे बोलस, तो वही हो गया, बोलस की तरह हो गया 10 ml पर kg। हालांकि DK में भी बोलस देते हैं शुरू में 10 ml पर kg से, तो वो तो बोलस कई जगह। अब इतना एक्सटेंसिव यूज है किसी भी डिपार्टमेंट NS का, इतना एक्सटेंसिव यूज है कि लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, इसी आइसोटोनिसिटी के कारण मैक्सिमम यूज किया था, मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड है NS, मोस्ट कॉमनली। क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक है, जैसे तुम्हारे बॉडी का कोई कंफर्ट हो जो तो वो सबसे ज़्यादा यूज करेगा, ठीक है। तो आइसोटोनिक जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके बराबर इसकी ऑस्मोलरिटी होती है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें वो समझाने के लिए, ये हाइपरनेट्रीमिया है तो कैसे कैसे क्यों उसको आइसोपी दे सकते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने NS पढ़ाया नॉर्मल सलाइन 0.9% बताया था, वैसे तुम्हारा 3% सलाइन भी होता है। 3% सलाइन का क्या यूज है, अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया है तो हाइपोनेट्रीमिया का करेक्शन 3% NaCl, इसको 3% NaCl भी लिखा रहता है, ठीक है। 3% NaCl या 3% सलाइन का यूज हाइपोनेट्रीमिया करेक्शन, हाइपो बोल रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। रेज ICT के लिए यूज करते हैं, रेज ICT के लिए प्रिफर्ड ड्रग क्या है, मैनिटाल होता है। लेकिन अगर किसी को हाइपोटेंशन BP लो है तो मैनिटाल हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि मैनिटाल हाइपोटेंशन कराता है, वहाँ पे कंट्राइंडिकेशन होगा, तो हम 3% सलाइन यूज करते हैं। दूसरा सेरेब्रल इडिमा, सेरेब्रल इडिमा या रेज ICT, सेरेब्रल इडिमा भी फ्लूइड ऑफ चॉइस मैनिटाल होता है, लेकिन वही कंडीशन है, अगर हाइपोटेंशन है, BP कम है, तो वहाँ पे हमारी मजबूरी हो जाती है, फिर हम 3% NaCl देंगे। तो 3% NaCl ये हाइपरटोनिक सलाइन, जिसे कहीं कहीं लिखा रहेगा हाइपरटोनिक सलाइन, जैसे वो आइसोटोनिक था ना, हाइपरटोनिक सलाइन अलग अलग नाम है, मुझे पूछेंगे हाइपरटोनिक सलाइन के नाम, 3% सलाइन के नाम। ये 0.9% था NaCl, तो आइसोटोनिक था, उसका जो ऑस्मोलरिटी हुई वो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी के बराबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड DNS, ठीक है। अच्छा, जैसे आइसोलाइट P मैंने बोला था, आइसोलाइट P में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज उसमें D5 उसमें होता है, जैसे DNS है तो इसमें भी ग्लूकोज है। जहाँ पे इस तरह कॉम्बिनेशन वाली बात है वहाँ D5 होता है, ऐसा नहीं तुम सोचो नहीं उसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें D5 होता है, मतलब 5 ग्राम 100 ml में ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब DNS क्या होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन AES,
एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या ब्रेन इन्फेक्शन, कोई भी ब्रेन इन्फेक्शन है तो ब्रेन इन्फेक्शन वाले फ्लूइड में डीएनएस फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। एनएस तो होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के भी रिस्क होते हैं थोड़ा सा, तो उसमें D5 भी है। और एनएस थोड़ा हमें जो सोडियम लेवल होता है वो अप रखना होता है। जैसे नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 होता है, लेकिन जो ब्रेन इन्फेक्शन होता है, रेज आइसिटिक कंडीशन होता है, ब्रेन इन्फेक्शन रेज आइसिटिक होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें 145 से 155 रखना होता है। 145 टू 155 के बीच में रखना होता है हमें सोडियम। तो इसलिए हम यहाँ पे डीएनएस, तो डीएनएस जो होता है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन एईएस या कोई भी ब्रेन इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे डीएनएस में एनएस होगा, नॉर्मल सलाइन होगा, प्लस 5% डेक्टोज होगा। अब दूसरा एक D5 D10 का यूज, D5 D10 का, तो एक डीके फ्लूइड में मैंने बताया था अभी 300 के ऊपर है, तो एनएस था 180 से 300, D5 लेस देन 180, D10, ये डीके फ्लूइड में हो गया, ठीक है। तो D5 का भी और D का कंडीशन अलग अलग है। अगर 180 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज है तो D5 यूज करेंगे 180 के नीचे। दूसरा न्यूनेटल फ्लूइड विद इन 48 आवर्स, मैंने बताया था 48 आवर्स के बाद आइसोलाइट पी यूज करते हैं। 48 आवर्स से कम पे हमने बताया था कि उसका वेट 1250 ग्राम से कम है या इक्वल टू 1200, तो यहाँ पे आपका D10 हो जाएगा, ये आपका D5, ये एक हो गया यूज। बोलस फ्लूइड हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है, सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, तो वहाँ D10 का बोलस देते हैं। ध्यान देना, ये बोलस फ्लूइड जो देते, बोलस फ्लूइड D10 का, वो D10 का ही देते हैं, D5 का नहीं देते। तो यहाँ पे ये केवल D10 का यूज हुआ, D5 का यूज नहीं हुआ। इसमें दोनों का अलग अलग कंडीशन, D5 का यूज, D10। GIR ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट, अगर कोई बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ रहा है तो हम GIR चलाते हैं, ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट। उसमें हम जो फ्लूइड बनाते हैं वो D5 और D10 से बनाते हैं। हालांकि उसमें एक कंसंट्रेशन निर्धारित होता है, D10 के बजाय D25 भी यूज कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो करके बनाना। लेकिन जो सबसे कॉमनली D5 और D10 का यूज करके हम बनाते हैं। तो तुम्हारा D5 D10 का यूज का डीके फ्लूइड हो गया, न्यूनेटल फ्लूइड हो गया, फ्लूइड बोलस हो गया, GIR। अब हम 1 बाई 1 करके दिखा देते हैं। जैसे ये है तुम्हारा आइसोलाइट 2 मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, ठीक है। मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट वही आइसोलाइट, बहुत सारे आइसोलाइट में क्या 6 7 कंपोनेंट बताए थे ना, सोडियम भी था, क्लोराइड भी था, पोटेशियम भी था, कैल्शियम भी था, फास्फेट भी था, मैग्नीशियम था ना, बहुत सारी, इसलिए वो लिखा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज। मैंने बताया था D5 भी होता, D10। तो ये तुम्हारा आइसोलाइट पी, ठीक है, IP लिखा है, ये निर्लाइट पी, ऐसे ये आइसोलाइट पी कॉमन नाम है, निर्लाइट पी, ऐसे पी जरूर होगा, पी मतलब फास्फेट, ठीक है। ये आपका D10 है, ठीक है, D10 डेक्सट्रोज इंजेक्शन 10% वेट वाई वालों, ये आपका D10 हो गया, ठीक है। ये आपका D5 होगा, D5 डेक्सट्रोज सोल्यूशन 5%, आपका D5 हो गया, ठीक है। ये आपका DNS है, DNS देखो इसमें भी लिखा है डेक्सट्रोज 5%, तो चाहे DNS हो आइसोलेट, डेक्सट्रोज होता है 5% होता है। तो आपका RL में कोई सेम चीज़ है। नेक्स्ट फ्लूइड ये RL है, देखिए लिखा हुआ RL, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट RL। तो आपका D5 होगा, D10 होगा, DNS हो गया, ठीक है। एक फ्लूइड ये और देख लीजिए, मैनिटाल, क्योंकि हम 3% NaCl बताए हैं तो अगला मैनिटाल बताएंगे, तो ये मैनिटाल है।